बच्चा लोग चलो अपन लोग ग्रामर की क्लास नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर वाइज जो है नाउन का आखिरी लेक्चर होगा। मैंने आप सब लोगों को प्रैक्टिस सीट दे दी है और उस प्रैक्टिस सीट को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और इसके बाद अपन लोग जो है सीट डिस्कशन करेंगे। और सीट डिस्कशन थोड़ा ऐसा करेंगे कि आप लोगों को सारा का सारा जो है सीट के क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, अब रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो है प्रैक्टिस का। आज नाउन का आखिरी लेक्चर करते हैं क्योंकि आज के लेक्चर से आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट लगेगा आपको ये नया कंसेप्ट समझने में। सो सारे के सारे बच्चे लोग फटाफट प्रेजेंट का मार्क लगाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। और अपनी हैशटैग की लाइन चलाएंगे सारे के सारे बच्चे लोग फटाफट जो है। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट जो है कंसेप्ट है, आज हमारे लेक्चर्स का लास्ट कंसेप्ट है बेसिकली जो है नाउन का, ये लास्ट कंसेप्ट है। और दो क्वेश्चन आते हैं और कई बार टीचर इसमें आपको बहुत सारा जो है लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और मेरा मानना है कि इस टॉपिक में बहुत सारा समय देने लायक नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा हल्का सा एक बार रिवीजन देख लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहूँगा। हम लोगों ने जब नाउन स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक बोला था कि एक फॉर्मूला है जो हम ग्रामर पढ़ते वक्त खास करके ध्यान रखेंगे। सिंपल से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हम पढ़ के चले थे और मैंने आपको बोला था जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तीन तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है बच्चा, इनडायरेक्ट हो सकता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आपको मन में कैलकुलेट करना है। और मैंने एक चीज इसी वक्त आपको और सिखाई थी। क्या सिखाया था मैंने बच्चा? आपको एक बात ये सिखाया था कि ये जो सब्जेक्ट यूनिट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जगह हम क्या लिखते हैं? इन दोनों की जगह हम बेसिकली बच्चा नाउन यूनिट रखते हैं। क्या रखते हैं हम? नाउन यूनिट रखते हैं। और नाउन यूनिट रखते वक्त मैंने आपको एक चीज बताया था कि नाउन यूनिट का जो बच्चा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि आप नाउन या फिर नाउन को रिप्लेस करने वाला, जो आगे चल के आगे के लेक्चर में पढ़ोगे, नाउन को रिप्लेस करने वाला उसका प्रोनाउन, ये जो होता है यूनिट में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ये पहला पार्ट हो जाता है यूनिट में। इसके साथ आप एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ आप और अगर इसको यूनिट को और कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चाहो तो आप इसके साथ आगे चल के पढ़ोगे बच्चा कि इसके साथ आप एडवर्ब लेते हो। और आगे के लेक्चर में एक चीज और पढ़ोगे कि इसके साथ बच्चा एक चीज और लेते हो जिसको हम आर्टिकल का नाम देते हैं। आर्टिकल का नाम देते हैं तो ये बेसिकली जो है यूनिट होती है जिसमें मिलके बना होता है। आज के क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो ये पढ़ने वाले हो कि कई बार क्या होता है, ये जो एग्जेक्टिव है, ये जो एग्जेक्टिव है, ये एग्जेक्टिव की जगह हम एग्जेक्टिव वाले शब्द लेने के बजाय नाउन का कई बार हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि बच्चा अगर दो नाउन आजू बाजू देखो, अगर दो नाउन आजू बाजू देखो तो एक जो नाउन होता है वो आपका एग्जेक्टिव लाइक एक्ट करता है। एग्जेक्टिव बेसिकली होता क्या है? जैसे अगर मैं आज नाउन के केस की बात कर रहा हूं और नाउन के केस में आज अपन लोगों को डिस्कस करना पॉजेसिव केस, थोड़ा सा डिस्कशन कल की क्लास में किया था, आज थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे। तो आप एक बार समझिए कि जो आपका एग्जेक्टिव होता है और जो आपका एग्जेक्टिव के अलावा हमने दूसरा जो टर्म दिया था एडवर्ब, तो आपको याद होगा कि जो बेसिक लेक्चर डिस्कशन किया था इन्हीं को कंबाइंड रूप से हमने क्या कह दिया था? मॉडिफायर कह दिया था। क्या कह दिया था? मॉडिफायर कह दिया था। और मॉडिफायर को एक अलग तरीके से हिंदी में बोला जाता है विशेषता, और इसी को क्वालिफाई कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? क्वालिफाई, कि एक ऐसा शब्द जो दूसरे को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब कहे जाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन होता है, लेकिन लेमन शब्दों में, आम शब्दों में समझने की कोशिश करो। कल वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे अगर मैं बोलूं बच्चा कि आई के साथ सर्जरी लिखी है, आई के साथ सर्जरी, आई के साथ सर्जरी लिखी है, तो आई अपने आप में एक नाउन है और सर्जरी भी अपने आप में एक नाउन है। तो ये नाउन है, ये नाउन है। तो मैंने कल के लेक्चर में ये सिखाया था बच्चा कि इस नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे जो इसका मेन रोल रहता है ये एग्जेक्टिव लाइक काम करता है, या यूं कह दे कि मॉडिफायर की तरह काम करता है। एग्जेक्टिव लाइक
मतलब मॉडिफायर, एग्जेक्टिव को मॉडिफायर बोलते हैं, एडवर्ब को मॉडिफायर बोलते हैं। तो एग्जेक्टिव लाइक काम करता है, मतलब मॉडिफायर की तरह काम करता है। ये जब आप आगे चल के एग्जेक्टिव का चैप्टर, मतलब एक अलग से चैप्टर है जो नाउन प्रोनाउन इनके बाद आता है, तो थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें यहाँ सीखनी है। एग्जेक्टिव के चैप्टर में ये चीजें और क्लियर होगी। जिनको पुराने समय से जानकारी है, पहले से जानकारी है, जिन्होंने 1 साल 2 साल तैयारी कर ली होगी, तो उनको एग्जेक्टिव का मतलब पता है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको तरीका बताया था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन रखा जाता है। आज की क्लास में एक बात समझना है कि जो आपका नाउन होता है, जो आपका नाउन होता है, उसके 4 तरीके के केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, जब आप सब्जेक्ट की जगह पे रखते हो, क्या रखते हो, जब आप नाउन सब्जेक्ट की जगह पे रखते हो तो सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव केस रखा जाता है। वोकेटिव केस एक ऐसा होता है जब आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हो, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन के बाद कॉमा लगाया, फिर मैंने बोल दिया ब्रिंग ए कप ऑफ टी। क्या बोल दिया हमने? ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ब्रिंग ए कप ऑफ टी। तो ये जो है मोहन के बाद जो कॉमा लगाने का है, ये संकेत देने का काम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपके वोकेटिव केस में आता है। मैंने आपको बोला था इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, तो आपको इसको पढ़ना नहीं है। एग्जाम में आपके इससे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये पॉजिटिव केस होता क्या है, बेसिकली समझिए। पॉजिटिव केस ये होता है जो नाउन के बाजू में जो नाउन रखा जाता है, नाउन के बाजू में जब नाउन रखा जाता है तो इस नाउन का एक मेन काम होता है। जैसे हमने लिखा आई सर्जरी, अगर हिंदी में इसका मतलब निकाले, सेंस निकाले, तो इसका ये मतलब हो गया आंख की सर्जरी, आंख की सर्जरी। तो सर्जरी पे बेसिकली जो है आई का अधिकार है। सर्जरी किसकी होने जा रही है? आई की सर्जरी होने जा रही है। लेकिन स्पेशली इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव केस इसको नहीं बोलते। पॉजिटिव केस ऐसे बोलते हैं जब आपको का की के का सेंस देना होता है। समझिए बात को, का की और के का सेंस देना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं हिंदी में कि राम का कार है, मेरा घर है, जो है पंखे की ब्लेड है, चेयर की जो है वो क्या है, लेग है। तो ये जब हम बोलते हैं तो उसमें का की के का सेंस आता है। जैसे मैं बोलूं राम का घर है, आपकी बाइक, तो यहाँ पे की का सेंस आ रहा है, मतलब बाइक किसकी? आपकी है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चा? हिंदी में ये बोलते हैं अधिकार। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बच्चा इसको अधिकार। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हिंदी नहीं पढ़नी। हिंदी नहीं पढ़नी है तो मतलब इसका आपको इंग्लिश शब्द पता होना चाहिए। इंग्लिश शब्द इसका क्या होता है बच्चा? इसका इंग्लिश शब्द जो होता है वो होता है पोजीशन। क्या होता है? वो होता है पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन होता है। इसी से बना हुआ है पॉजिटिव केस। जब एक नाउन पे दूसरे नाउन का अधिकार जताना हो तो ये वाला केस इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि एक नाउन है, उस नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा गया है, एक नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा गया है और एक नाउन पे दूसरे नाउन का अधिकार है। तो होता क्या है कि इस नाउन का हम स्ट्रक्चर बदलते हैं। क्या करते हैं? हम इस नाउन का स्ट्रक्चर बदलते हैं, स्ट्रक्चर बदल के रखते हैं। आज की क्लास में आपको यही सीखना है कि इस नाउन का स्ट्रक्चर कैसे बदलते हैं, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव केस। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बच्चा पॉजिटिव केस, एक नाउन पे दूसरे नाउन का अधिकार होना। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक तो ये समझनी है कि हमने नाउन की एक कैटेगरी डिफाइन की थी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो ये जो कैटेगरी हमने डिफाइन की थी कि लिविंग थिंग होना और नॉन लिविंग थिंग होना, आज की क्लास में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब आपको नाउन ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा नाउन लिविंग है, कौन सा नाउन नॉन लिविंग है। तो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। वैसे लिविंग और नॉन लिविंग पहचानना हमें आता है, सजीव निर्जीव पहचानने आता है, तो सजीव और निर्जीव हम पहचान लेते हैं। तो आज की क्लास में जो नाउन की बेसिक जो कैटेगरी होती है वो लिविंग और नॉन लिविंग, उसी कैटेगरी को लेके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि पॉजिटिव जो केस है उसमें इसी मेन कंसेप्ट का जिक्र होने वाला है, इसी चीज का चलने वाला है। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिव केस बनाने की, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे नाउन की बच्चा 2 टाइप की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है लिविंग और एक कैटेगरी होती है नॉन लिविंग। अभी एग्जांपल आएगा, सब बहुत मक्खन की तरह से क्लियर हो जाएगा। एक हमारी लिविंग की कैटेगरी होती है, एक नॉन लिविंग की कैटेगरी होती है। लिविंग की कैटेगरी की अगर बात करें, लिविंग की कैटेगरी की बात करें तो इसमें देखना ध्यान से कि ये एक ऐसा नाउन है लिविंग की कैटेगरी में कि जब हम नाम बोलते हैं लिविंग की कैटेगरी में, जैसे हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, राम, ठीक है, हमने बोला श्याम, ध्यान से देखिएगा। एक हमने बोला बॉय और एक हमने बोला मैन, एक हमने बोला मैन। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। एक दूसरा हमने बोला बॉयज, एक हमने बोला गर्ल्स,
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपकी एक जो नाउन की कैटेगरी है, एक ये जो बच्चा जो नाउन की कैटेगरी है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि जब हम नाम बोल रहे हैं, राम, श्याम, बॉय, मैन, मेन, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या है, इसमें एस साउंड नहीं आ रहा है, आखिरी में एस साउंड नहीं आ रहा है। और इसमें ध्यान से देखिएगा बॉयज, गर्ल्स, इसमें क्या है, एस साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? एस साउंड आ रहा है। तब आप एक बात समझिए कि नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखते हो, नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखते हो तो इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, इसको फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। केस नंबर 1 ये ले लेते हैं हम, केस नंबर 1 ये ले लेते हैं और केस नंबर 2 ये ले लेते हैं, केस नंबर 2 ये ले लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, अभी बच्चा सब समझ में आ जाएगा। हमको नाउन के बाजू में नाउन रखना है, लेकिन कौन से केस में? केस 1 में। केस 1 में क्या करना है? केस 1 में नाउन के बाजू में नाउन रखना है। तो केस 1 में ध्यान रखिएगा कि केस 1 क्या है, जब एस साउंड नहीं आ रहा है। क्या है? एस साउंड नहीं आ रहा है, लाइक बॉय, श्याम, मैन, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या करते हो आप? एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो बच्चा? एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हो। किसके? इस वाले नाउन के साथ, इस वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हो। लेकिन बच्चा एक बात ये समझना कि अगर केस 2 ले लें, केस 2 ले लें हम यहाँ पे, केस क्या ले लें? केस 2 ले लें, जिस केस में क्या है, एस साउंड आता है। क्या लेते हैं? एस साउंड आता है, एस साउंड आता है। इस केस में अगर नाउन हो तो नाउन के साथ में क्या है, एस साउंड लगा होगा, दूसरा नाउन हो। तो इस केस में जो हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपली एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपली एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि राम का, श्याम का, बॉय का, मैन का, मेन का अगर पॉजिटिव केस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? अगर इसका पॉजिटिव केस बनाना है बच्चा, ये ऐसा साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसका पॉजिटिव केस बना सकते हो। आप इसका पॉजिटिव केस बना सकते हो। ध्यान से देखिएगा, ऐसा साउंड नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? राम्स लिखोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे? श्याम्स लिखोगे। यहाँ पे बॉयज लिखोगे, यहाँ पे मैंस लिखोगे और यहाँ पे मेंस लिखोगे। लेकिन जब ऐसा साउंड आए तब क्या करना है? सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है। क्या लगाना है? सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी लगाना है। लिविंग के केस में बस इतना ही मुद्दा है, बस यही 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये 2 चीज अगर आप ध्यान रखे हुए हो तो आपका क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लिविंग जो नाउन है आपका 2 तरीके से आता है। एक आता है कि आपका ऐसे साउंड के साथ आता है, दूसरा ऐसे साउंड के साथ नहीं आता है। जबकि इसके रिवर्स जब हम बात करते हैं लिविंग की, तो दूसरी कैटेगरी हमारी नॉन लिविंग थिंग की आती है। नॉन लिविंग के थिंग के केस में हम एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल दूं, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बना लिया। जैसे मैं बोलूं राम का घर, तो हम क्या लिखते हैं बच्चा? राम्स हाउस। क्योंकि राम के घर की बात कर रहे हैं तो एक नाउन के बाजू में दूसरा नाउन अटकाना है, तो हम क्या लिखेंगे? राम्स हाउस। क्या लिखेंगे हम? राम्स हाउस। नॉन लिविंग थिंग के केस में कई बार क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैं बोलूं टेबल्स लेग, ये आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया, टेबल्स लेग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पैर है वो किसका है? टेबल का। लेग किसका है? टेबल का है। लेकिन टेबल क्या है बच्चा? आपकी नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के केस में बच्चा हमको करना क्या होता है? हमको ये करना होता है, ये जो आपकी एपोस्ट्रॉफी एस है, ये आपकी जो एपोस्ट्रॉफी एस है बच्चा, इसको रिप्लेस करना होता है ऑफ में, और ये लेग को पहले डालना होता है, ये टेबल को बाद में डालना होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेग ऑफ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग ऑफ टेबल बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग थिंग के केस में जो होता है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, फैंस ब्लेड। क्या देता हूं? फैंस ब्लेड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। तो अगर मैं इसको परिवर्तित करने के लिए बोलूं तो आप लोग ऐसे समझिए, आपको क्या करना है, क्योंकि फैन नॉन लिविंग थिंग है, तो आप क्या करोगे? ब्लेड को लाओगे किधर? ब्लेड को इधर लाओगे। एपोस्ट्रॉफी एस की जगह क्या लिखोगे? ऑफ लिखोगे, और फैन को इधर ला दोगे। तो फैन इधर हो गया और ब्लेड इधर हो गया। ब्लेड ऑफ फैन। तो ये इस तरीके से आप नॉन लिविंग थिंग का एपोस्ट्रॉफी एस केस लगा के आप परिवर्तित करते हो। अब जब ये 2 कैटेगरी आती है, इस कैटेगरी में क्या होता है? 2 और कैटेगरी ऐड हो जाती है। एक कैटेगरी ऐड हो जाती है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस किसका? नॉन लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग में एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें क्या है, हम ऑफ इन जनरल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस जहां जहां पे आता है वो केस हमको ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा।
रट्टा मारना पड़ेगा, उसके साथ कुछ केसेस के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग में 5 ऐसी कैटेगरीज आती है, 5 ऐसी कैटेगरी आती है। उस 5 कैटेगरी में हमको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा हम ऑफ लगा के उसका नहीं लगाएंगे, हम उसका लिविंग थिंग की तरह जो है क्या बनाएंगे, हम उसका पॉजिटिव केस बनाएंगे। इसके बाद एक कैटेगरी आती है, कैटेगरी नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा कि एक कैटेगरी और आती है, कैटेगरी नंबर 4। इस पे बात आती है डबल एपोस्ट्रोफी की। क्या? डबल एपोस्ट्रोफी की, एक साथ 2 शब्दों में एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर तीसरा नाउन रखा जाता है, मतलब 3 नाउन आजू बाजू रखे जाते हैं, 2 पे एपोस्ट्रोफी रखा जाता है। तो डबल एपोस्ट्रोफी के वक्त सावधानी बरतनी होती है। तो हमने जो कैटेगरी क्लियर की है वो एक कैटेगरी ये क्लियर की है कि लिविंग की कैटेगरी बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ आपको 2 चीज समझनी है, ऐसे साउंड आए, ऐसे साउंड ना आए। ऐसे साउंड आएगा तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और ऐसा साउंड अगर नहीं आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो इसमें ज्यादा गुड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, क्वेश्चन दिख जाता है, आप लगा लेते हो। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली यहीं पे आता है, और ये 2 शब्द आते हैं, टेबल्स लेग और फैंस ब्लेड। तो जब मैं 2015 में था तो मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था, ना मैंने इसको पढ़ रखा था, तो मैंने इसको याद रख लिया था, और मेरे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ गया था, और क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, क्योंकि मैंने इसको याद कर लिया था। तो जब भी मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता तो मैं रट्टा मार लेता था, क्योंकि कई बार रिवीजन करते करते सेंटेंस याद रह जाते हैं, और यही सेम सेंटेंस रिपीट हो गया, हमारे लिए एग्जाम बहुत आसान हो गया। टेबल्स लेग और फैंस ब्लेड ये 2016 में मुझे मिला था, 2017, 18, 19, 20 में भी ये जो है सेम जो है टर्म इस्तेमाल किए गए हैं, सेम जो है फैंस ब्लेड और टेबल्स लेग इस्तेमाल किए गए हैं, सीएचएसएल के एग्जाम में भी इस्तेमाल किए गए हैं, सीपीओ के एग्जाम में भी इस्तेमाल किए गए हैं, सीजीएल के एग्जाम में भी इस्तेमाल किए। तो अक्सर करके जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। इसके बाद जो आपको खास करके ध्यान देना वो देना है एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस आपके एग्जाम में आता है। एक्सेप्शनल केस में एक हमें बहुत बचपन से सिखाया जाता है कि निर्जीव चीजों को सजीव की तरह कंसिडर करना, निर्जीव चीजों को सजीव की तरह कंसिडर करना, इसको बोलते हैं मानवीयकरण करना। मानवीयकरण करने का मतलब ये हो गया कि हम निर्जीव चीजों को क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये सजीव है। इस केस में जब हम निर्जीव चीजों को सजीव की तरह, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव केस होता है वो पॉजिटिव केस भी हम फिर लिविंग के हिसाब से बनाते हैं, नॉन लिविंग के हिसाब से नहीं बनाते हैं। तो जो केस नंबर 3 है, जो केस नंबर 3 है आपका, ये केस पे थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, और ये समझना होता है। इसको कुछ 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कुछ 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और उस 5 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद चीजें हमें थोड़ा आराम हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की जो कैटेगरी 1 में पढ़ा। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बोल रहा हूं कि राम्स हाउस, यहां पे ध्यान से देखिएगा एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, क्योंकि राम में क्या है, राम में ऐसे साउंड नहीं है। मैं बोलूं उज्जवल बैच, तो उज्जवल में कहीं एस नहीं है, तो मैंने उज्जवल बैच लगाया, बिल्कुल सही है। उमर स्पेन मैंने बोला, क्योंकि उमर के आखिरी में कहीं प्रोनाउंसिएशन में आता नहीं है एस। फिर सीता में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, जो कि बच्चा बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा प्लूरल नाउन को लेके, ओमेन ले लिया हमने, ओमेन प्लूरल है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि ऐसा साउंड नहीं आ रहा है। चाइल्ड्स प्ले लगाया मैंने, चिल्ड्रंस प्ले लगाया क्योंकि एस साउंड नहीं है। गॉड्स सेक क्योंकि अंत में नहीं है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि आगे का एक है गर्ल्स स्कूल। यहां पे गर्ल अगर सिंगुलर है, गर्ल अगर सिंगुलर है, ध्यान से देखिएगा, तो गर्ल्स स्कूल लिखोगे करेक्ट होगा। मेंस ड्यूटी लिखोगे, मैन सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, बिल्कुल सही होगा। मेन लिखोगे, मेंस ड्यूटी लिखोगे, फिर भी सही होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बॉयज लिखूं, बॉय का प्लूरल अगर मैं बॉयज लिख दूं, क्या लिख दूं, बॉयज लिख लूं, और फिर मैं बोलूं कि लड़कों का कॉलेज, किसका, लड़कों का कॉलेज, तो यहां पे हम प्लूरल का क्या कर रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। तो आपको एक चीज समझना होगा कि बच्चा बॉय इस्तेमाल किया गया या बॉयज इस्तेमाल किया गया है। अगर बॉय का आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाओगे, बॉयज का लगाना है तो सिंपली एपोस्ट्रोफी लोगे। तो आपको बस ये देखना होगा सेंटेंस में कि बॉयज कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, या क्या है, ये सिंगुलर सेंस में लिया गया, प्लूरल सेंस में लिखा गया है। यहाँ पे प्लूरल है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही है। और पीस से, अब पीस में देखो ऐसे साउंड आ रहा है, पीस बोल रहे हैं ना, पीस, तो एस साउंड आता है, इसी को हिजिंग साउंड भी बोलते हैं। अगर आखिरी में जो है एस साउंड आता है तो आप क्या करते हो, सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। जैसे फॉर कंसाइज, कंसाइज लिखा है आपने, साउंड एस का आ रहा है तो कंसाइज से लिख रहे हो। गॉडनेस में एस आ रहा है तो गॉडनेस से लिख रहे हो। गणेशा's आइडल में जो है गणेश, ये आपका एस साउंड आ रहा है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा रहे हो। जीसस में एपोस्ट्रोफी इसलिए लगा रहे हो सिंपली क्योंकि आखिरी में एस साउंड आ रहा है। तो इस वाली कैटेगरी में खास करके आपको यह ध्यान देना होता है कि अगर एस साउंड आता है और एस साउंड नहीं आता है, क्या एस साउंड आता है, एस साउंड नहीं आता है, एस साउंड अगर आता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी, एस साउंड नहीं आता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है,
ये जो चीज है वो मैटर करता है यहाँ पे कि आपको ये ध्यान देखना है, ये चीज है बहुत जनरल है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल होप तो क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी सा है आपके पास। एक और कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी में पढ़ने से पहले आप इसको समझ लीजिए। एक आपका जो कंपाउंड नाउन आता है, कंपाउंड नाउन में जब आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, जब इसका आप पॉजिटिव केस बनाते हो और इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाते हो, उसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक बात ये बताया कि अगर कमांडर इन चीफ लिखा हुआ, अगर सिंपली कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है और मैं बोलूं कि बच्चा इसका प्लूरल बनाओ, इसका प्लूरल बनाओ, तो आपको क्या करना होगा, आप ऐसे बोलते हो कि कमांडर्स इसका मेन वर्ड होता है, कमांडर्स इन चीफ इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कमांडर इन चीफ ऑर्डर, यहां इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि हम किसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ की ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर पे किसका अधिकार है, ऑर्डर पे कमांडर इन चीफ का बच्चा लोग अधिकार है। तो यहां पे अगर हमको इसका पॉजिटिव केस बनाना होगा तो हमको आखिरी में लगाना होता है। क्या लगाना होता है, आखिरी में लगाना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं माई सन इन लॉ सिस्टर, तो सन इन लॉ सिस्टर, सिस्टर पे यहां पे अधिकार दिखाना है, तो सन इन लॉ सिस्टर लिखोगे। क्या लिखोगे, सन इन लॉ सिस्टर। लेकिन इसका प्लूरल बनाना होगा तो सन्स इन लॉ लिखोगे। क्या लिखोगे, सन्स इन लॉ लिखोगे। तो आपको इसमें सावधानी बरतनी होती है। कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन में प्लूरल मेन शब्द में एस लगा के बनाते हैं और एपोस्ट्रोफी एस आखिरी में लगाते हैं। कब लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा आखिरी में लगाते हैं कंपाउंड नाउन के। ये थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। जैसे एक सेंटेंस आया था आपके एग्जाम में, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आया था आपके एग्जाम में। यहां पे एक चीज समझना है कि कई बार ये जो एस आता है ना, कई बार हम इसको एस ऐसे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके बाजू में कोई नाउन नहीं है, इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में वर्ब है। अगर इसके बाजू में वर्ब है तो यहाँ पे पॉजिटिव केस नहीं, इसका प्लूरल बनाना है। तो सिस्टर मेन वर्ड होता है, तो सिस्टर इन लॉ करके आप क्या करोगे, आप सेंटेंस को करेक्ट करोगे। क्या करोगे, सेंटेंस को करेक्ट करोगे। तो छोटी सी जो बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, कैसे बनाना है, अगर आपको पॉजिटिव केस बनाना है तो आप इंड में लगाओगे। किस में लगाओगे, इंड में लगाओगे। अगर आपको प्लूरल बनाना है कंपाउंड नाउन का, तब आप क्या करोगे, मेन वर्ड में लगाओगे, मेन वर्ड में लगाओगे। तो आप एक बार इस वाले पार्ट का दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बच्चा लोग बना रहे। ठीक है, इससे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि फैंस ब्लेड, टेबल्स लेग, यही आता है अक्सर करके जब भी आपके एग्जाम में रिपीट होता है, यही वाला कीवर्ड आपके एग्जाम में रिपीट होता है। 3-4 बार रिपीट हुआ है और अक्सर करके वही रिपीट होता है, लाइक टेबल्स लेग, फैंस ब्लेड। आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या काम करते हो, लेग के बाद एपोस्ट्रोफी एस को किस में कन्वर्ट करते हो, इसको पहले ले आते हो, इसकी जगह ऑफ लगते हो, फिर बाद में टेबल लिखते हो। क्या लिखते हो, लेग ऑफ टेबल। और अगर यहाँ पे बोले फैंस ब्लेड तो आप क्या लिखते हो बच्चा, ब्लेड ऑफ फैन, ब्लेड ऑफ फैन। तो ये आप इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग का जो है स्ट्रक्चर है वो है कन्वर्ट करते हो। तो ये बहुत छोटी सी चीजें थी। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शनल केस की बात करें तो एक्सेप्शनल केस में ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, जो प्लेसेस होते हैं उनका हम मानवीयकरण करते हैं। क्या करते हैं, मानवीयकरण करते हैं, मानवीयकरण करते हैं, इसको मानव की तरह ट्रीट करते हैं। कई बार जो है हम टाइम का मानवीयकरण करते हैं, कई बार वेट का मानवीयकरण करते हैं। भाई प्लेस तो आपका नॉन लिविंग है, टाइम आपका नॉन लिविंग है, वेट आपका नॉन लिविंग थिंग है। आपकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इसी को हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, इसी को फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। मतलब आसमान में तैरती हुई जो चीजें होती हैं, लाइक आपका प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उल्का पिंड है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जितना भी आपके आसमान में जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है या हेवनली बॉडीज होती है या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है, इनका मानवीकरण किया जाता है, इनका मानवीकरण किया जाता है। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, कई बार जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं ये इस तरीके से रखे ही जाते हैं। आपको अलग से इसको ध्यान रखना होगा ये एक्सेप्शनल केस में कि जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं वो उस एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के जो है क्या होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, एक होते हैं लिटरल मीनिंग और एक होती है इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे मैं बोलूं कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब 9 और 2 11 होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ये लिटरल मीनिंग होती है। इम्प्लाइड मीनिंग होती है भावात्मक, 9 2 11 होना जिसका मतलब हम जानते हैं कि भाग जाना। तो जो आपके इडियम्स आते हैं उसके दो तरीके के मीनिंग होते हैं, एक तो शाब्दिक मतलब होता है और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग, भावात्मक मतलब। ठीक है, तो जो हम इडियम्स के मतलब रखते हैं एग्जाम में वो हमें भावात्मक मतलब रखना होता है, लिटरल मीनिंग नहीं रखनी होती है। तो जब आपके इडियमेटिक एक्सप्रेशन आते हैं तब वहां पे भी आप क्या काम करते हो, आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हो। और इन सारी कैटेगरीज में बेसिकली जो मेन चीज समझना होता है वो पर्सोनिफिकेशन समझना होता है। जब इन डेप्थ आप सेंस समझने जाओगे तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी कैटेगरी है
जिसके अंदर आप ये समझ जाओगे कि अगर आपकी नॉन लिविंग थिंग है, अगर आप उसका मानवीयकरण कर रहे हो, जैसे हम बोले 9 2 11 होना, भाग जाना, तो भाग आदमी जाता है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी भी चीज के मानवीकरण की बात की जा रही है। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इन्हीं पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और हमको ध्यान देना है की पॉइंट को लेके कि अगर कहीं प्लेस का जिक्र हो रहा हो, कहीं टाइम का जिक्र हो रहा हो, कहीं वेट का जिक्र हो रहा हो, कहीं सेलेस्टियल बॉडीज का जिक्र हो रहा हो या हेवनली बॉडीज का जिक्र हो, कोई ईडियम्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के आया है मतलब सही है, अगर पर्सोनिफाइड कोई चीज किया गया है तो वहां पे सही है। और एक बात ऐसे समझिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, अगर ये बात आपके खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाएगी तो आपको स्ट्रेस भी नहीं डालना है। क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं डालना है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल जो है, ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, 2-3 बार रीडिंग करनी होगी, और ये 2-3 रीडिंग के बाद आपके दिमाग में स्टोर रह जाती है, आप आराम से कर पाओगे। भाई आप प्लेस तो पहचान पाओगे, टाइम पहचान पाओगे, वेट पहचान पाओगे, सेलेस्टियल बॉडीज पहचान पाओगे, अगर कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अगर कोई फ्रेज दे दिया गया है तो वो तो आप पहचान पाओगे। पर्सोनिफिकेशन ऑलरेडी जो है पहचान लेते हो, जैसे मैं बोलूं कोर्ट ऑर्डर, अब कोर्ट ऑर्डर नहीं देता है, ऑर्डर कौन देता है, जज ऑर्डर देता है, लेकिन कोर्ट को हम मानव की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम बोले ना कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, तो कोर्ट ऑर्डर तो देता नहीं है, अंदर जो जज बैठा रहता है वो ऑर्डर देता है, तो कोर्ट को मानव की तरह ट्रीट किया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन आप आसानी से पहचान जाओगे। जैसे हम बोलते हैं नेचर्स लव, नेचर तो नॉन लिविंग थिंग है ना भाई, प्यार तो हम लोग करते हैं, जीवित लोग करते हैं, लेकिन नेचर्स लव की जब बात करते हैं तब नेचर को मानव की तरह ट्रीट किया जाता है। संस्फरी बोलते हैं सूरज का गुस्सा, सूरज यार गुस्सा क्या करेगा, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसको एक मानव की तरह देख रहे हैं कि भाई आदमी लोग गुस्सा करते हैं। ये जो भाव आता है ये लिविंग थिंग के अंदर होती है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। तो सूरज का गुस्सा का मतलब क्या हुआ, सूरज का गुस्सा का मतलब ये हो गया कि उसको मानव की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको मतलब बेसिकली याद रखना होगा। जैसे ए डे लीव, एक दिन का लीव। अब ए डे लीव अगर इसको हम ये बोले तो यहाँ पे डे क्या है, आपका टाइम है, तो ए डेज लीव लिखोगे। क्या लिखोगे, ए डेज लीव। क्या लिखोगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, ए डेज लीव। लीव ऑफ ए डे नहीं लिखोगे, लीव ऑफ ए डे नहीं लिखोगे, कैसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लीव ऑफ ए डे, इस तरीके से लिख के आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास अगर टाइम मेंशन हो तो आप क्या काम करोगे, टाइम अगर मेंशन हो तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करोगे। ए पाउंड्स वेट, ए पाउंड्स वेट, तो यहाँ पे वेट का जिक्र हो रहा है, पाउंड्स पाउंड्स है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, बिल्कुल सही है। कोर्ट्स ऑर्डर, यहाँ पे कोर्ट का मानवीयकरण किया गया है, कोर्ट्स ऑर्डर हो गया। एट ड्यूटीज कॉल, कॉल कोई आदमी करता है, ड्यूटी बुला रही है, ड्यूटी को मानव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। एट विट्स एंड, ये फ्रेज है, क्या है ये, बेसिकली फ्रेज है, क्या है ये, फ्रेज है। एट ए स्टोन थ्रो, अर्थ एटमोस्फियर, सन्स फ्री, ये क्या है, ये आपके सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। नेचर्स लव, ये आपके क्या है, बेसिकली जो है ये नेचर्स लव, यहाँ पे इसका मानवीकरण किया जा रहा है। तो ये आप ऐसे समझिए कि आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान बस इतना देना है, देखो इसके ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की और आवश्यकता इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर इसके साथ अगर और समय बिताया जाए, मतलब इस पे भी मतलब घंटों घंटों की चर्चा किया जा सकता है। मतलब इन डेप्थ अगर हम लोग स्टडी करना चालू करें तो एक एक चीज़ों को जो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तक इसी टॉपिक को बैठ के डिस्कशन में डाला जा सकता है। तो मैं वो वाले पार्ट स्किप कर रहा हूँ जहाँ पे आपके एसएससी के एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि ये सब एक आध बार भूल चूक होके आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई टाइम है, कोई वेट है जो है, और कोई मतलब ऐसा पर्सोनिफिकेशन का केस है और कोई फ्रेज है, उसके साथ अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा के आया हुआ है तो आपका जो ये अपॉस्ट्रोफी एस होता है बिल्कुल सही होता है। सेलेस्टियल बॉडीज है तो आपका जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो केस बनाते हो बिल्कुल सही होता है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, अगर आएंगे तो इसमें से ही कोई एक आध आपको फ्रेज इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अगर आपने इसे एक बार पढ़ रखा है, 2 बार रिवीजन कर रखा है, तो आपके एग्जाम का जो पर्पज होता है वो सॉल्व हो जाता है। समझने के लिए जो चीज होता है ना, वो आगे की चीज आती है डबल अपॉस्ट्रोफी। डबल अपॉस्ट्रोफी एक ऐसा केस है जब आपके एग्जाम में आता है तो स्पॉट एरर के सेक्शन में आप क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाओगे, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट में अगर बात आए तो वहां पे करेक्शन नहीं होता। और ये इसका लॉजिक थोड़ा समझना पड़ता है, इसका लॉजिक थोड़ा सा समझना पड़ता है, और 1 मिनट का काम आप समझ भी जाओगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे, तरुण्स नाइबर्स हाउस वॉज बर्न, माई वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। तो मेरे दोस्त की वाइफ का कुत्ता, मेरी दोस्त की वाइफ का कुत्ता डाइड यस्टरडे, ये लिखा हुआ है। तो डबल एपोस्ट्रोफी जब भी आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिले, डबल एपोस्ट्रोफी वो भी कैसे, एक एपोस्ट्रोफी एस, मान लो N1 है और दूसरा है N2, एपोस्ट्रोफी एस, इसके बीच में और कोई तीसरा कीवर्ड नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट हो मतलब लगातार हो। जैसे वाइफ्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो जो डबल एपोस्ट्रोफी एक साथ लगा हुआ है दोनों नाउन के साथ, ये नाउन 1 ये नाउन 2, तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है बच्चा, इसको अवॉइड करना होता है।
इस चीज को अवॉइड करना होता है और ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत होता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर गलत होता है तो इस स्ट्रक्चर को समझो कि इसको स्ट्रक्चर को सुधारना कैसे। जैसे इसमें है तरुण नाइबर्स हाउस, यहाँ पे N1 एपोस्ट्रॉफी एस, N2 एपोस्ट्रॉफी एस, N1 N2, N बोले तो नाउन, और ये हाउस जिसपे अधिकार है इसको बोल देते हैं पोजीशन। पोजीशन या पॉजिटिव वर्ड बोल दो, पॉजिटिव वर्ड कि जिसपे अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे डॉग पे अधिकार है, यहाँ पे घर पे अधिकार है, माई वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी, यहाँ पे सेक्रेटरी पे अधिकार है, नाउन 1 नाउन 2। तो ये 3 एग्जांपल ऐसे हैं जहां से आप एक बात को समझ सकते हो कि नाउन 1 नाउन 2 दोनों आजू बाजू में है। ध्यान से रखिएगा, नाउन 1 नाउन 2 दोनों आजू बाजू में है और दोनों के साथ क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो डबल, इसको बोलते हैं डबल एपोस्ट्रॉफी और एडजेसेंट होना। क्या? डबल एपोस्ट्रॉफी एडजेसेंट होना। कीवर्ड ध्यान रहेगा ना, डबल एपोस्ट्रॉफी एडजेसेंट रहता है तो ये स्ट्रक्चर गलत होता है। अगर बच्चा ये स्ट्रक्चर गलत है तो इस स्ट्रक्चर को सुधारेंगे कैसे? 2016 के समय पे ये मैं रट चुका था कि ये स्ट्रक्चर गलत होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता, तो 2016 के एग्जाम में मैं इसको गलत कर जाता। अभी आपको ध्यान देना है कि अगर इसको मैं फॉर्मुलेट करूं तो N1 एपोस्ट्रॉफी एस और दूसरा जो है मैं बोलूं बाजू में इसके N2 एपोस्ट्रॉफी एस, और ये क्या है, इसको अगर मैं बोल दूं पोजीशन, क्या बोलूं? पोजीशन, कि इसी पे पोजीशन दिखाना है, इस पे पोजीशन दिखाना है। तो आपको क्या काम करना है बच्चा? आपको एक काम करना है, इन दोनों को काट देना है, इन दोनों को काट देना है, इन दोनों को काट देना है, पोजीशन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस काट देना है। अब आपको क्या काम करना है कि ये जो पोजीशन है इसको लाना है स्टार्ट में, पोजीशन को लाना है स्टार्ट में। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन को लाना है। बाकी का सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में क्लियर करेंगे और ये तीनों सेंटेंस आप करेक्ट करेंगे, मैं नहीं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताता हूं। पोजीशन को पहले लाना है, मतलब आपने डॉग को पहले ला दिया। अब ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है, एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों क्या करता है, पोजीशन को बनाता है। तो इस एपोस्ट्रॉफी एस को किस में कन्वर्ट कर दो? इसको कन्वर्ट कर दो बच्चा ऑफ में। तो अब हमने क्या काम किया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने ऑफ में। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही उठा के डाल देंगे। क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसके साथ हम क्या करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा उठा के ऐसे डाल देंगे। अब क्या बच गया हमारे पास, N1 एपोस्ट्रॉफी एस और दूसरा क्या बच गया, N2। क्या बच गया, N2, और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही जोड़ देंगे। तो अब देखो ध्यान से, सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। क्या करना है, सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। आपको इसको फॉर्मूला, अगर आपको इसको याद रखना है तो फॉर्मूला आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। कैसे फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो कि अगर डबल एपोस्ट्रॉफी देखने को मिले तो जो पोजीशन वाला वर्ड है इसको सबसे पहले लेके आओगे, उसके बाद ये वाला जो एपोस्ट्रॉफी है इसको आप बदलोगे ऑफ में, और ये जो चीजें हैं इसको डायरेक्टली आप लेके ऐसे आके सीधे सीधे जोड़ दोगे। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइट यस्टरडे, इस सेंटेंस को बच्चा करेक्ट करो, इस सेंटेंस को बच्चा करेक्ट करो। कोमल मिश्रा का जवाब आ गया, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे। बहुत सही कोमल। बिल्कुल सही। यहां पे बच्चों ने सीधा सीधा इसे कन्वर्ट किया बच्चा, डॉग, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस को बदला ऑफ में, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने स्टार्टिंग का पूरा उठा के रख दिया, माई फ्रेंड्स वाइफ, डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे। अब देखो आपके एग्जाम में यही सेंटेंस आता है, इसको एक्सप्लेन करने के टीचर्स अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे लॉजिक आपको समझाते हैं। क्लास में वो लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अगर ये फॉर्मुलेट करना आप नहीं सीखे ना तो आप एग्जाम में जाके उसे करेक्टली कर नहीं पाओगे, मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ तो क्लास में मजा मजा आएगा जब टीचर आपको लॉजिकली इसे को करके सिखा देगा, समझा देगा, लेकिन वहां पे बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में। अब जैसे अगर ये पार्ट सीख गए हो तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा कन्वर्ट करो, तरुण नाइबर्स हाउस वाज बर्न। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चा ये है आपका N1, ये है एपोस्ट्रॉफी एस, ये है आपका N2, और इसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस को यहाँ से काटना है। तो अगर मैं बोलूं कि हाउस क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाउस, एपोस्ट्रॉफी एस को कन्वर्ट किया बच्चा ऑफ में, उसके बाद आपने क्या लगा दिया, आगे लगा दिया तरुण, तरुण्स नाइबर, तरुण नाइबर। तो आपको क्या काम करना है, इसको ऐसे घुमा के पलट देना है। कैसे घुमा के पलटना है, ऐसे घुमा के पलट देना है। अगर मैं तीसरा सेंटेंस बात करूं, माई फादर्स सॉरी माई वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो नीचे जरा कमेंट सेक्शन में लिख के तीसरा बताइए आप,
बिल्कुल सही। ऋषभ राज बिल्कुल सही हो। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ। आशीष सर स्टरडे की जगह प्रीवियस डे नहीं होगा। नहीं यार, ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हो। स्टरडे और प्रीवियस डे में बदलने चले गए। यहाँ पे आप पॉजिटिव केस बना रहे हो, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। ये सब जो शब्दों का चेंज करना होता है वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाके चेंज करते हो आप। इस चीज को आगे बदलोगे, सेक्रेटरी के बाद ऑफ लगाओगे, माई वाइफ्स मदर हैज एक्सपायर्ड, द हाउस ऑफ तरुण स्नाइपर वाज बर्न्ड। आगे फटाफट, सेक्रेटरी ऑफ माई संदीपन सिन्हा, सेक्रेटरी ऑफ माई वाइफ्स मदर हैज एक्सपायर्ड, बिल्कुल सही बच्चा। श्रीनिवास बिल्कुल सही, बहुत सही बच्चा। सब लोग के जवाब आ रहे हैं, फटाफट दो सब लोग। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कि आपको और इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप जितना समय एग्जाम के लिए बचा सकते हो बच्चा आपको बचाना चाहिए। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इन केस अगर मैं आपको इसका लॉजिक समझाने चलूं कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। मतलब आपके आपके 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट में लेके जाऊंगा, ठीक है। और एग्जाम में ये लॉजिक आप याद नहीं रख पाओगे। अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो लॉजिक कभी भी आपके एग्जाम में याद नहीं रहता। लेकिन अगर अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया कि अगर ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बदलते हैं, तो आप सीधे समझो कि ये बहुत आसान होगा एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करेक्ट करना। अगर आप अगर सही से फॉर्मुलेट कर पाओगे चीजों को, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, इसको इस वजह से कन्वर्ट। अब कई बार रीजन होता है ना कि इसको क्यों कन्वर्ट किया गया ऐसा, ये एक अलग लॉजिकल रीजन है जो टीचर्स आपको एग्जाम में मतलब पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन करते हैं। आपको लगता है क्या कि आपको टाइम देना है इस टाइम पे? आपको नहीं लगता कि आपको स्मार्ट होने की जरूरत है? लिटरली आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, और एक दो बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। तो अगर डबल एपोस्ट्रॉफी एडजेसेंट आए, ध्यान रखिएगा, डबल एपोस्ट्रॉफी एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब हो गया आजू बाजू, दोनों नाउन के साथ आजू बाजू अगर एपोस्ट्रॉफी आए तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से चेंज करोगे। और मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका जवाब जो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर रहा है किसी एक बच्चे का जवाब भी गलत हुआ हो। तो आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप सही जवाब दे पा रहे हैं इसका मतलब ये है लिटरली आप बहुत सही जा रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में समझ में नहीं आते और जिसको आप बहुत आसानी से बहुत मजाक मजाक में की ले जा रहे हो। ये क्वेश्चन एग्जाम का वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से जो है करेक्ट कर ले जा रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप एग्जाम फोड़ने वाले हो और एग्जाम में बहुत बेहतर करने वाले हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, समय कैसे बचाना है, रेलिवेंसी कैसे रखनी है कंटेंट की। इसके बाद इसका एक और केस आता है, मैं ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा सा। आपके एग्जाम में वैसे ये आता नहीं लेकिन जानकारी के लिए रख लो। इसके जानकारी में इन डेप्थ और जानकारी है जो टीचर्स आपको देते हैं। मैं ये जानकारी अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि ये जानकारी ऐसी है कि अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो, अगर टीचिंग के पर्पज से सीख रहे हो और इन डेप्थ जाना चाहते हो तो आप उसे सीख सकते हो। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। एक जो केस आपने पढ़ा डबल एपोस्ट्रोफी एस, एक इसका दूसरा जो है वर्जन आता है जब आपको ऐसा मिलेगा कि N1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, यहां एक कनेक्टर लगा होगा, फिर लगा होगा N2, अब यहां पे लगा होगा एपोस्ट्रोफी एस और यहां पे लगा होगा एपोस्ट्रोफी एस। ये दो अलग अलग केसेस है। केसेस देखिएगा, N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस। इस केस में क्या है, यहां पे कोई कनेक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कोई कनेक्टर है। इसके दो तरीके का इसका दो तरीके का केस होता है। इसके में एक होता है कॉमन पोजीशन और एक होता है स्प्लिट पोजीशन। क्या होता है बच्चा, इसमें दो तरीके का होता है, एक होता है कॉमन पोजीशन और एक होता है स्प्लिट स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन ये एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एग्जाम्पल से ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मान लो कि सामने एग्जाम्पल लिखा है, इसी को समझा दूं। हिंदी में एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा और लगेगा, अंग्रेजी का एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम्स, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि राम हो गया, श्याम हो गया और उसके दोस्त हो गए। राम हो गया, श्याम हो गया, उसके दोस्त हो गए। तो यहाँ पे एक केस आता है, यहाँ पे एक केस आता है कि जैसे मान लो मैं बोलूं मेरा तुम्हारा एक दोस्त। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं राम ले लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं श्याम। कंसेप्ट को समझ लो थोड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बार बार। राम हो गया, श्याम हो गया और
इनका एक दोस्त, इनका एक दोस्त का मतलब ये हो गया, इस सेंटेंस को ऐसे बोल देते हो, मान लो राजू है, राजू हो गया। आप ऐसे समझो कि राम का दोस्त राजू हो सकता है, श्याम का एक दोस्त राजू हो सकता है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, राम का श्याम का एक दोस्त, राम का श्याम का एक दोस्त। इसका मतलब राजू, राजू एक आदमी है, राजू एक आदमी है जो राम का भी दोस्त है, जो श्याम का भी दोस्त है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राम का श्याम का दोस्त। अब राम का और श्याम का दोस्त मतलब राम का एक दोस्त हो सकता है और श्याम का मान लो मैं कोई दूसरा दोस्त है, राजू की जगह राणा, ठीक है। तो हमने बोला राम का श्याम का एक दोस्त, तो यहां पे हो सकता है कि राम का एक दोस्त श्याम का एक दोस्त। तो जब ये वाला केस होता है तो इसको बोलते हैं कॉमन पोजीशन, मतलब एक ही आदमी है जिसपे दोनों का अधिकार है। जब ये वाला केस होता है कि राम का एक दोस्त श्याम का एक दोस्त, इसका ये मतलब है स्प्लिट है, राम का दोस्त अलग है, श्याम का दोस्त अलग है। ये हिंदी में समझने के लिए हमारे लिए आसान है, पर अंग्रेजी में कैसे समझेंगे? अंग्रेजी में हम जो apostrophe लगाते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा कि जब हमको कॉमन बताना हो, क्या बताना हो, जब हमको कॉमन बनाना होता है, जब हमको, ध्यान रखना हम यहीं पे लिख देते हैं, जब हमको कॉमन बताना होता है तब हम एपोस्ट्रोफी एक के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? एक के साथ इस्तेमाल करते हैं, एक के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर बताना हो हमको अलग अलग हो, जब स्प्लिट हो, तो हम एपोस्ट्रोफी दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं, दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में एक बात ऐसे देखो कि इसमें एक केस ये हो सकता है, मैं बोलूं राम और श्याम के दोस्त, राम और श्याम के दोस्त, तो यहां पे राम और श्याम के एक दोस्त हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी कॉमन दोस्त हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पे एक आदमी हो सकता है और एक से ज्यादा भी आदमी हो सकता है। तो यहां पे जैसे एग्जांपल है राम और श्याम, हमको एक चीज ये देखना है कि अगर हमने एपोस्ट्रोफी एक के साथ लगाई है, इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं? हम कॉमन पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं, कॉमन पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं। जब हम कॉमन पोजीशन का जिक्र करते हैं तो उसमें यहाँ पे एक आदमी भी हो सकता है, हमारा और श्याम का एक दोस्त, हमारा और श्याम का कॉमन कई सारे दोस्त हो सकते हैं, जैसे हमारे तुम्हारे कई सारे कॉमन दोस्त होते हैं, राजू, रानू, मोनू, टीनू, हिनू, फीनू, मतलब कई सारे हो सकते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे तुम्हारे कई सारे कॉमन दोस्त हो सकते हैं। तो राम और श्याम मतलब जो दो दो चीजें हैं, इनकी एक जो है एक चीज पे कॉमन पोजीशन हो सकता है, एक से ज्यादा चीजों पे कॉमन पोजीशन हो सकता है। तो कॉमन पोजीशन के सीन में ध्यान रखना होता है कि जो आगे आने वाला पोजीशन वाला वर्ड है, जो आगे आने वाला पोजीशन वाला वर्ड है, ये सिंगुलर भी हो सकता है बच्चा, ये प्लूरल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्प्लिट वाले केस में, तो राम का एक दोस्त, श्याम का एक दोस्त, तो इस वाले केस में क्या है? ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? पोजीशन वाला वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। कॉमन वाले में क्या होता है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे राम का और श्याम का दोस्त, एपोस्ट्रोफी अगर हमने एक के साथ लगाया है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल हो सकता है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं राम्स एंड श्याम्स, इसका ये मतलब हो गया, जब डबल एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम जिक्र किसका कर रहे हैं? हम स्प्लिट पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं, स्प्लिट पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं। स्प्लिट पोजीशन के जिक्र में हमको खासकर ये ध्यान रखना होता है कि हमको फ्रेंड नहीं लेना है, फ्रेंड्स लेना है। स्प्लिट वाले केस में पोजीशन वाला वर्ड कैसा होना चाहिए? हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो एक ये चीज है जो मैं छोटा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूं। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इन डेप्थ लेक्चर है। इसके और ज्यादा इन डेप्थ जाया जा सकता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में कई सारे जो है चीजें हैं जो कंफ्यूज कराई जा सकती है। जैसे मैं बोलूं ऋतिक एंड सुजैन्स डिवोर्स, तो वहां पे आपको ये पहचानना रहता है। यहाँ तो आप ये पहचान गए कि राम और श्याम के अलग दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बोलूं ऋतिक और सुजैन का डिवोर्स, तो जो डिवोर्स है ऋतिक और सुजैन का एक ही डिवोर्स होगा। तो वहां पे आपको ये समझना होता है कि आपको ऋतिक के साथ और सुजैन के साथ लेना है या किसी एक के साथ लेना है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, और मतलब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना पड़ता है। लेकिन ये अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना हो जाएगा अगर मैं इसमें और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और आगे इन डेप्थ डिटेल लेके जाने की कोशिश करूं। तो आपको इतना सिर्फ पार्ट याद रखना है कि कॉमन पोजीशन हो सकता है, स्प्लिट पोजीशन हो सकता है, और स्प्लिट वाले केस में हमेशा प्लूरल होगा, कॉमन वाले पोजीशन में सिंगुलर या प्लूरल पॉजिटिव वर्ड जो है दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसके अलावा एक इसमें और बच्चा रूल होता है, एक रूल ये होता है कि प्रोनाउन के केसेस में पॉजिटिव बनाते हो। एक ये केस होता है जो आपके एग्जाम में अक्सर करके इस्तेमाल होता है, जो है जैसे मैं बोलूं ये प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन इसको बोलते हैं, प्रोनाउन के चैप्टर में सीखोगे।
इनडेफिनेट प्रोनाउन इसको बोलते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एनीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ठीक है, नोबडी, ये सारे के सारे होते हैं। इनका एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, और प्रोनाउन के प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन इनका मतलब प्लूरल की बात नहीं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की बात हो रही है। तो इनका पॉजेसिव केस बनाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस लगा के। क्या बनाया जाता है? एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है इनका प्लूरल बनाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस लगा के। लेकिन इसमें खास करके एक खास बात आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर इनके साथ इल्स लग के आता है, कई बार हम बोलते हैं somebody is, nobody is, तो इल्स के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में एक दो बार पूछे गए हैं। बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो प्रोनाउन है एनीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, नोबडी, इनका पॉजिटिव केस बनाया जाता है, और प्रोनाउन के पॉजिटिव केस नहीं बनाए जाते, इनके पॉजिटिव केस बनाए जाते हैं। और इनके पॉजिटिव केस में जब इल्स लगा होता है तो इल्स के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल बच्चा देख लेते हैं। जैसे एवरीवन कंसर्न्स इज नो वंस कंसर्न, तो एवरीवन कंसर्न्स इज नो वन कंसर्न्स, यहाँ पे नो वन लिखा हुआ है ना, एवरीवन कंसर्न्स, यहाँ पे कंसर्न्स के साथ नहीं लग रहा होना चाहिए, यहाँ पे एवरीवन्स कंसर्न्स है। एवरीवन के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, तो एग्जांपल है खाली नोबडी के साथ, एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी इल्स, लेकिन अगर इल्स आ गया तो आप यहाँ नहीं लगाते हो, आप इल्स के बाद लगाते हो। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्सेस, यहाँ पे इल्स के बाद में आप लगाते हो। इसमें मैं अच्छा प्रोनाउन वाले केस में मैं ये दो एग्जाम्पल है, प्रोनाउन वाले केस में और दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब इस वाले केस की कई बार जरूरत पड़ती है। यहाँ पे समझिए एक इसका हिंदी का थोड़ा सा समझिए। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड, ध्यान से देखिएगा, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड नॉट समबडी एल्सेस, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो बड़ा सवाल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये कंसेप्ट है क्योंकि बीच में आपके एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो इस कंसेप्ट पे रहे हैं, जो अक्सर करके पहचानने में गलत हो जाता है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाएं कि नहीं लगाएं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, आप कंपैरिजन देखो, सेंटेंस का है यहाँ पे, सेंस और हिंदी मतलब दोनों समझना पड़ेगा। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे शब्दों पे रिलाई कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों के शब्दों पे नहीं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? दूसरों के शब्दों पे नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए ये है वर्ड, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हारे शब्दों पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, दूसरों के शब्दों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो दूसरों के शब्दों, ये जो वर्ड शब्द है ना, दूसरे के शब्दों का भी इस्तेमाल करना है। तो इस शब्द को हटा के क्या काम किया गया है? वर्ड के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है। मतलब यहाँ पे समबडीज का और योर का, इसका वर्ड पे जो है क्या है, इसका शब्द पे अधिकार है। और एक चीज और समझिए कि आपका जो ये होता है माई, ठीक है, आवर, योर, हर, हिज, ये प्रोनाउन के चैप्टर में भी सीखते हो, ये होता है आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव, जो वहां पे पहुंचोगे तो और अच्छे से सीखोगे। ये पोजीशन दिखाने के लिए कुछ शब्द है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, पॉजिटिव एग्जेक्टिव बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं बच्चा? पॉजिटिव एग्जेक्टिव बोले जाते हैं। एग्जेक्टिव के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले प्रोनाउन के चैप्टर में भी ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव होते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे बोलूं, आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करता हूं, एंड नोबडी इज, किसी दूसरे के ऑर्डर का नहीं। तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करता हूं, किसी दूसरे के ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा। तो यहां पे किसी दूसरे के ऑर्डर की जगह क्या करना है? ऑर्डर शब्द को ना लगाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया। ऑर्डर पे यहां पे योर का है और ऑर्डर पे यहां पे नोबडी इज का पोजीशन है। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है उसका अधिकार ऑर्डर पे है। ये ऑर्डर शब्द के लिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे बच्चा लगाया गया है। क्या लगाया गया है? एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगाया गया है। तो ये कुछ चीज है, अभी प्रोनाउन के चैप्टर में जब हम आगे चलेंगे तो ये जो चीज है वो और देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल में भी देखेंगे। क्या करेंगे? कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये जो आपके रूल वाइज रहे हैं, जो रूल वाइज रहे हैं, लगभग सारे के सारे रूल कवर कर दिए गए हैं बच्चा लोग। बच्चा लोग ये आपका नाउन का टोटल रूल रहा, ये नाउन का टोटल रूल रहा। अच्छा एक चीज है, मैंने आपको एक जो प्रैक्टिस सीट अपलोड की है, वो पिछले 20 साल के, पिछले 20 साल में एसएससी में जितना भी आया, सीट नंबर 1 जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिला होगा, पिछले 20 सालों में जितना भी आपका क्वेश्चन आया, तकरीबन 80, 86
टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 86 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 86 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई क्वेश्चन उसमें कई बार रिपीट हुए हैं। अब आप उन 86 क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखो। मेरा ये मानना है कि आपको जो डाउट हो रहा होगा हार्डली 20 या 25% क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हो तो। अगर आप एक से ज्यादा बार तैयारी कर चुके हो, पढ़ चुके हो और आपने सारे के सारे लेक्चर अच्छे से देखे, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रखा है, तो किसी एक आध या दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा होगा या ज्यादातर क्वेश्चन आपसे लग गया होगा। अच्छा, आप में से बच्चा कितने सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी की सारी क्लासेस देखी, अब तक की लगभग सारी क्लासेस देखी है? आप में से कितने बच्चा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी क्लासेस देखी है? फटाफट मुझे नीचे लिख के बताओ कि आप कितने लोगों ने सही से रिवाइज किया है नाउन का चैप्टर। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो जो मैं देख पा रहा हूँ टोटल तकरीबन ऐप और यूट्यूब मिला के 650 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली जो है वीडियोस को देख रहे हैं। इसमें से कुछ नए बच्चे होंगे। कितने लोगों ने प्रॉपर तरीके से हर क्लास को रिवाइज किया है? एक बच्चा पूछ रहा है कि कॉमन पोजीशन में एक प्लूरल का एग्जांपल दीजिए। यार देखो, ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। ये एग्जांपल कॉमन पोजीशन में आपके सामने लिखा हुआ है। अगर किसी तरीके का डाउट है, जैसे राम और श्याम का एक दोस्त हो सकता है, एक से ज्यादा दोस्त हो सकता है। ये जो कॉमन पोजीशन में है, राम और श्याम का एक दोस्त हो सकता है। अगर आपने फ्रेंड लिख दिया तो भी सही है, फ्रेंड्स लिख दिया तो भी सही है। तो ये कॉमन कॉमन पोजीशन में सिंगुलर भी हो गया, कॉमन पोजीशन में प्लूरल भी हो गया। तो राम और श्याम के एक दोस्त हो सकते हैं कॉमन, एक से ज्यादा भी दोस्त कॉमन हो सकते हैं। किस किस बच्चे ने नाउन की जो प्रैक्टिस सीट है वो ट्राई किया है? किस किस बच्चे ने किस किस बच्चे ने नाउन की जो सीट है वो प्रैक्टिस कर ली है? अच्छा, आप एक बात समझिए, नाउन के चैप्टर के बाद अपन प्रैक्टिस सीट पे मूव करने वाले हैं। तो आज के दिन आपको जो ड्रीम बैच का ग्रुप है, उस ड्रीम बैच के ग्रुप में सीट प्रैक्टिस करके सारे के सारे डाउट होने वाले किसी भी तरीके की जो चीज है वो उसमें आपको मेंशन करना है, ताकि इस क्लास में मैं उस चीज को आगे लेके जा पाऊं। एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, 2 स्पूनफुल या स्पूनफुल मिल्क इज सफाइस। आपको याद होगा, ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस करेंगे अपन। अच्छा, मैंने प्रैक्टिस सेट दे दी थी, मैसेज भी कायदे से कल लाइव आके कन्वे किया था कि बच्चा प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बहुत सारा दी है। अब सारे के सारे लोग नाउन के सारे क्वेश्चंस लगाओ। जिस भी तरीके का डाउट होता है, पहले प्रैक्टिस सीट जो है डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद प्रैक्टिस सीट सारा 1 बाय 1 करके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो है, जो ड्रीम बैच का ग्रुप है उसमें अपने सारे होने वाले 1 बाय 1 करके सारे डाउट भेजो, ताकि प्रैक्टिस सीट डिस्कशन करने से पहले मैं आपके डाउट्स अंडरस्टैंड कर लूं कि आपको किस लेवल का डाउट हो रहा है, कहां पे डाउट हो रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्लास प्रैक्टिस करने से पहले क्लास जो पुरानी है वो सारी की सारी आपको रिवाइज होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लोगे, देन क्लास प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट पार्ट होगा।
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यूट्यूब वालों को सीट मिल सकती है? अरे यार 100 रुपए की फीस है, पढ़ाई करनी हो तो अंदर आके ज्वाइन करो, लिंक नीचे दिया होगा, जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, और वो आके बैच ज्वाइन करें, फिर वहाँ पे आके पढ़ाई करें। अरे हद हो गई यार। हाँ, आंसर की मैंने भेजी नहीं है, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, आंसर सीट में मत जाओ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बाद मैं आंसर सीट आपको जो है रिवाइज करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आप सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जो है ग्रुप में पोस्ट करो कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे डाउटफुल हैं या किसी और तरीके का डाउटफुल है, ताकि हम लोग डिस्कशन इसको आगे बढ़ाएं। तो बच्चा लोग, मैं बस कितनी देर बाद 15 मिनट बाद वापस आता हूँ, क्योंकि जब 11 बजे क्लास खत्म होती है तो 11:15 बजे वोकैब की क्लास स्टार्ट होती है, तो वोकैब की क्लास डिस्कस करेंगे आप अपन सारे के सारे बच्चे लोग, ठीक है। और ये खत्म हो गई है। अब इसके बाद मैं आपके लिए रिवीजन के लिए नोट दे दूंगा प्रॉपर तरीके से, जो मैंने बनाया हुआ है वो रिवीजन के लिए नोट दे दूंगा, और उस हिसाब से आपको क्या काम करना है, आपको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चे लोग। बस मैं गया और 10-15 मिनट में 11 हो रहा है, 11:15 पे वापस आया, ताकि आप लोगों की वोकैब की क्लास वापस स्टार्ट किया जा सके, ठीक है बच्चा लोग। तो अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, नहीं बार बार परेशान होके। जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट बताया है, 2 स्पूनफुल मिल्क, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सब लोग नीचे बताइएगा क्या सही है। 2 स्पूनफुल मिल्क क्या सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने बच्चों को बताया है मैंने, उसमें मैंने आपको एक बात बताया था कि नाउन के बाजू में नाउन, नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि नाउन के बाजू में नाउन, नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो जो बच्चा ये बोल रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है, वो गलत है। अब इसका जो सही स्ट्रक्चर होता है, एक तो ये स्ट्रक्चर सही है, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर सही होता है बच्चा, वो ये स्ट्रक्चर सही होता है, 2 स्पूनफुल। अब यहाँ पे एस लगाओगे, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन लेना पड़ेगा, और फिर आप बोलोगे मिल्क। क्योंकि आप ऐसे समझो, यहाँ पे 2 स्पूनफुल्स लिख सकते हो, यहाँ पे प्लूरल बना सकते हो, लेकिन इस वाले केस में ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में बच्चा, इस वाले केस में मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है। मैंने आपको क्या सिखाया है? एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है कि एक नाउन और दूसरा नाउन जब आजू बाजू में हो तो इस वाले नाउन को प्लूरल नहीं बनाते हो। तो ये स्ट्रक्चर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 स्पूनफुल्स ऑफ मिल्क सही होता है, 2 स्पूनफुल्स मिल्क बिल्कुल सही नहीं होता। ये स्ट्रक्चर करेक्ट होता है और ये स्ट्रक्चर करेक्ट होता है। तो जो बच्चा इस वाले क्वेश्चन में डाउटफुल था, वो सारा का सारा बच्चा जो है 2 स्पूनफुल मिल्क बिल्कुल सही होगा। अगर आपको 2 स्पूनफुल्स लिखना है तो आप ऑफ लगाओगे फिर मिल्क लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे फिर मिल्क लगाओगे। नाउन के बाजू में नाउन कभी प्लूरल नहीं होता है। अब यहाँ पे नाउन के बाजू में नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। प्रीपोजिशन कनेक्टर का काम करता है। 2 स्पूनफुल्स ऑफ मिल्क, ये करेक्ट है, 2 स्पूनफुल मिल्क करेक्ट है, पर ये करेक्ट नहीं है। नाउन के बाजू में नाउन, तो एक नाउन का प्लूरल नहीं होता। एक आपके पास आता है आईज सर्जरी, एक आपके एग्जाम्पल में आया होगा आईज सर्जरी, किसी एग्जाम्पल में देखिएगा ये लिख के आया होगा आईज सर्जरी, आंखों की सर्जरी ऐसा लगता है, लेकिन ये सही नहीं होता, क्योंकि ये नाउन है, ये नाउन है, और आई का फिर आप आईज नहीं कर सकते, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन के बाजू में नाउन रखा हो तो इस वाले नाउन का, पहले वाले नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हो। क्या नहीं बनाते हो बच्चा लोग? प्लूरल नहीं बनाते हो, ठीक है। तो अभी मैं गया और वापस आया, ठीक है।